आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे समृद्ध मॉड्यूल के ऊपर। तो सबसे पहले इन जनरल आप ये समझ लें कि ये मॉड्यूल है क्या, और उसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे समृद्ध मॉड्यूल शिक्षक संदर्शिका भाषा भाग 1 के बारे में, कक्षा 1 के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका। देखिए, कोविड-19 के कारण विद्यालय लंबे समय से बंद हैं, तो इस वजह से बच्चों के अधिगम स्तर में गिरावट आ गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार एवं समग्र शिक्षा ने इस समस्या का उचित हल निकालने के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समृद्ध कार्यक्रम की संकल्पना की है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को भाषा एवं गणित विषयों को व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हुए उनके प्रेजेंट लर्निंग लेवल को आगे बढ़ाने पर काम किया जाना है। अब हमारे देखिए प्राथमिक विद्यालय 1 मार्च 2021 से खुल रहे हैं। अब विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित ये विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका या रेमेडियल टीचिंग प्लान पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सकें। अब समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते समय शिक्षकों को कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है। वो ये हैं कि सबसे पहले समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने से पूर्व हस्त पुस्तिका में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके क्रम में बच्चों का भाषा एवं गणित का प्रारंभिक आकलन सुनिश्चित किया जाएगा, और जिसको प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा। अब ये समृद्ध हस्त पुस्तिकाएं जो हैं हमको 6 प्राप्त होंगी, 3 गणित की और 3 हिंदी की, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है। जैसे लेवल 1 में गणित में तो कक्षा 1 और 2 को रखा गया है, लेवल 2 में 3 और 4 को रखा गया है, और लेवल 3 में कक्षा 5 को रखा गया है। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में लेवल 1 में सिर्फ कक्षा 1 को रखा गया है, लेवल 2 में कक्षा 2 और 3 को रखा गया है, और लेवल 3 में कक्षा 4 और 5 को रखा गया है। अब जब हम प्रारंभिक आकलन कर लिया, इसके बाद आकलन करने के बाद बच्चों को अभ्यास का अवसर देने के लिए जो है उनकी अभ्यास पुस्तिकाएं भी विकसित कराई गई हैं, जिन पर जो है काम होना है। उसके बाद में समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के बाद में उनका एंड लाइन असेसमेंट भी किया जाएगा। तो ये तो एक जनरल बात हो गई कि क्या है हमारा समृद्ध मॉड्यूल या रेमेडियल टीचिंग प्लान। अब देखिए, इनमें सब व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समृद्ध मॉड्यूल शिक्षक संदर्शिका भाषा कक्षा 1 की, जो लेवल 1 में सिर्फ कक्षा 1 को रखा गया है। और एक खास बात यह है कि जो कक्षा 1 है हिंदी के लिए, कक्षा 1 में उसका बेस लाइन आकलन नहीं होगा, जबकि स्तर 2 में रखा गया है कक्षा 2 और 3 को, उसका बेस लाइन आकलन होगा। और स्तर 3 में कक्षा 4 और 5 रखा गया है, जिनका भी बेस लाइन आकलन होगा। अब ये देखिए, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका आकलन होगा। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 1 की। तो कक्षा 1 लेवल 1 के अंदर आता है और इसमें बेस लाइन आकलन नहीं होगा। जब आगे वीडियो बनाएंगे स्तर 2 के यानी कक्षा 2 और 3 के लिए, तब आपको बताएंगे उसमें बेस लाइन आकलन कैसे किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कक्षा 1 के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बेस लाइन आकलन नहीं होना है। अब जो कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका है समृद्ध कार्यक्रम की, ये भाषा शिक्षण योजना पर आधारित है। इस संदर्शिका में मुख्य 4 भाग हैं। पहले में तो कार्यक्रम का उद्देश्य एवं रूपरेखा है, दूसरे में शिक्षण योजना एवं कार्य योजना है, तीसरे में है शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियां, और भाग 4 में है कक्षा प्रबंधन और कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण। अब भाग 1 पर आते हैं।
समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य एवं रूपरेखा। तो देखिए, समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 की शिक्षण योजना तैयार की गई है। और किस तरीके से तैयार की गई है कि योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक ले जाना। सेकंड है, आगामी वर्ष के लिए एकेडमिक सत्र के लिए विद्यार्थियों को बेहतर रूप से तैयार करना। ये उद्देश्य हो गए। फिर इसकी जो रूपरेखा है, इसमें क्या है, भाषा शिक्षण की ये विशेष योजना कुल 8 सप्ताह में पूरी की जाएगी। प्रतिदिन 3 कालांशों में विद्यार्थियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथियों को पता है, टाइम टेबल आ चुका है और उसमें कक्षा 1 के लिए हिंदी में 3 कालांश दिए गए हैं। भोजनावकाश से पहले वाले तीनों कालांश हिंदी के लिए दिए गए हैं हमको टाइम टेबल में। एक कालांश 40 मिनट का होगा, तो यानी भाषा शिक्षण के लिए 120 मिनट मिलेंगे। अब ये 8 सप्ताहों की शुरुआत 0 सप्ताह से की जाएगी, यानी कि पहला जो सप्ताह होगा वो गतिविधियों के लिए होगा। वो गतिविधियों से बच्चे और शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनेंगे और बच्चों को एक दूसरे को समझने में और जानने में मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा, कक्षा में भय रहित वातावरण भी बनेगा और बच्चे आने वाले 8 सप्ताहों की कार्य योजना से बेहतर रूप से जुड़ पाएंगे। अब इन 8 सप्ताह की शिक्षण योजना के अंतर्गत बच्चों के साथ प्रेरणा सूची के कुछ निर्धारित दक्षताओं को केंद्र में रखकर मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा। मौखिक भाषा विकास कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम लोगों को जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दी थी उसमें सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। तो मौखिक भाषा विकास के लिए कविता पर काम होगा, कहानी पर काम होगा, पोस्टर पर काम होगा, चित्र चार्ट पर चर्चा होगी और कहानी पर काम होगा। जो डिकोडिंग होगी उसमें देखिए वर्ण मात्रा पहचान होगी, ब्लेंडिंग होगी और शब्द पठन होगा। ब्लेंडिंग मतलब जोड़ना हो जाता है, शब्दों को जोड़ना। वर्ण मात्रा पहचान आप समझ ही रहे हैं, शब्द पठन हो जाएगा। अब भाषा शिक्षण योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक कलरव 1, कार्यपुस्तिका 1, सहज 1, चित्र चार्ट, कहानी, कविता, पोस्टर जैसी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करेंगे और इसमें जो है इस तरीके से शिक्षण कार्य करेंगे। अब हम लोगों के विद्यालय में सभी कक्षाओं के लिए प्रेरणा सूची भी दे दी गई है और प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं को ध्यान में रखकर ही हम लोगों को कक्षा कक्ष में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवानी है। परंतु इन 8 सप्ताह के समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेरणा सूची में दी गई सभी दक्षताओं पर समान रूप से कार्य करना संभव नहीं हो सक रहा है। तो इसलिए प्रेरणा सूची के कुछ दक्षताओं को प्राथमिकता देते हुए शिक्षण योजना बनाई गई है ताकि सभी बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर हासिल कर कक्षा 2 में जाने के लिए तैयार हो सकें। तो अब इन 8 सप्ताह में शिक्षण कार्यक्रम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि हमें मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग पर ही काम करना है। तो जो हमारी दक्षताएं दी गई हैं 14, उनमें से 9 दक्षताओं पर शिक्षण कार्य केंद्रित करेंगे। जो देखिए ये आपको स्क्रीन पर दक्षताएं दिखाई दे रही हैं, ये 9 दक्षताओं पर हमें काम करना है। और ये देखिए नीचे ये QR कोड भी दिए हैं कक्षाओं के लिए, इनको स्कैन करके आप जो है कक्षा स्तर की प्रेरणा सूची भी देख सकते हैं। इसके बाद 8 सप्ताह की इस शिक्षण योजना हेतु शिक्षक के पास कई तरीके की सामग्रियां उपलब्ध हैं। कौन सी सामग्रियां? कलरव 1 है उनके पास कार्यपुस्तिका है, उनके पास सहज है, उनके पास सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री में चित्र चार्ट हैं, कविता पोस्टर हैं, कहानी पोस्टर हैं और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की है। इतना सामान उनके पास है। अब भाषा शिक्षण पे काम करना है और भाषा शिक्षण पे काम कितना है? 3 पीरियड मिले हैं हमको।
तो प्रथम कालांश 40 मिनट का है, द्वितीय है और तृतीय है। तो जो प्रथम कालांश होगा उसमें मौखिक भाषा विकास पर काम किया जाएगा और द्वितीय और तृतीय कालांश में डिकोडिंग पर काम होगा। यानी कि 40 मिनट काम मौखिक भाषा विकास पर होगा और 80 मिनट काम डिकोडिंग पर होगा। अब जो मौखिक भाषा विकास पर काम होगा कालांश 1 में 40 मिनट, तो उसमें क्या गतिविधियां होंगी, कैसे गतिविधियां होंगी, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां होंगी, कविता कहानी पोस्टर पर काम होगा, कहानी पर कार्य होगा और चित्रों पर चर्चा होगी, सहायक शिक्षण सामग्री, इन पर जो है काम करना प्रस्तावित है। अब जो कालांश मतलब 2 और 3 है उस पे क्या है, डिकोडिंग पे काम होना है 80 मिनट। तो डिकोडिंग पे काम कैसे होगा, ध्वनि चेतना। ध्वनि चेतना क्या है, जैसे हम किसी तरीके की आवाज, जैसे हम ताली बजा रहे हैं तो बच्चे पहचान लें ताली, हम घंटी बजा रहे हैं, बस का हॉर्न है, तो ये यानी ध्वनियों को पहचानते हैं, वो चीज कहलाती है ध्वनि चेतना। तो द्वितीय और तृतीय कालांश पर काम होगा, डिकोडिंग पर काम होना है, तो डिकोडिंग के अंतर्गत आएगा ध्वनि चेतना पर काम होगा, वर्ण पहचान पर काम होगा, मात्रा पहचान पर काम होगा, ब्लेंडिंग पर काम होगा, यानी वर्ण एवं अक्षर को जोड़कर पढ़ना, और शब्द पठन पर काम होगा। बच्चों द्वारा कार्य पुस्तिका एवं कॉपी पर लेखन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अब ये 40 मिनट जो मौखिक भाषा विकास पर काम होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट भी है। उसमें कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने से संबंधित गतिविधियां 5 से 7 मिनट होंगी और पोस्टर, कहानी और चित्र पर चर्चा से संबंधित कोई एक गतिविधि जो है 25 से 30 मिनट होगी। इसी तरीके से जो 80 मिनट का काम होना है डिकोडिंग पर कालांश द्वितीय और तृतीय में, उसमें क्या होगा, ध्वनि चेतना के लिए 5 से 10 मिनट, वर्ण पहचान के लिए 20 से 25 मिनट, ब्लेंडिंग यानी शब्दों, वर्ण और अक्षर को जोड़कर पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट, शब्द पठन के लिए 20 से 25 मिनट और लेखन कार्य के लिए 10 से 15 मिनट का समय विभाजित किया गया है। अब दैनिक और साप्ताहिक रूप से इन गतिविधियों पर कैसे काम करना है इस पर भी आगे हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं शून्य सप्ताह की संकल्पना को। देखिए 8 सप्ताह के भाषा शिक्षण योजना की शुरुआत से पहले स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय और वार्म अप गतिविधियों पर काम किया जाएगा। इसे जो है शून्य सप्ताह का नाम दिया गया है। अब ये जो संदर्शिका दी गई है इसमें पाठ 2 पर बातचीत की गई है। जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो पाठ 2 के दिए गए हैं, तो उसको थोड़ा समझ लेंगे। और इस पाठ में हम शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। इसमें भी 120 मिनट होंगे, लेकिन हम इस समय मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग पर कोई भी काम नहीं करेंगे। तो अब देखिए शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना को देख लीजिए। पहले परिचय सत्र होगा, बच्चे अपना नाम बताएंगे, परिवार के बारे में बताएंगे, खाने में क्या पसंद है, परिचय होगा। फिर कहानी होगी, सभी बच्चों को गोलाकार में बिठाएंगे, उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव से सुनाएंगे। और या आप आधारशिला के अनुसार संदर्शिका कक्षा 1 प्रश्न संख्या 68 पर दर्जी और हाथी की कहानी भी सुना सकते हैं। सब कुछ दिया है, कहाँ से क्या करना है सब पृष्ठ संख्या तक साथ में दी हुई है। अब कहानी सुनाने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, कुछ उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद में उनसे चित्र बनाने को कह सकते हैं, फिर देखें उन्होंने क्या बनाया। फिर मौखिक खेल गतिविधि हो सकती है, इसमें भी प्रश्न संख्या 69 से क्या क्या होता है गतिविधि करा सकते हैं। इसके बाद में कविता, बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाने को कहें और सभी बच्चों जो हैं वो आपके साथ कविता गाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और कम से कम 2-3 बार ऐसा करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। चित्र चार्ट पर चर्चा कर सकते हैं, चित्र चार्ट पर बातचीत कर सकते हैं, मौखिक खेल गतिविधियां करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है परिचय, बच्चों को जोड़ों में बैठने को कहें और एक दूसरे को स्कूल में अब तक क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत करने को कहें। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दें और बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है इसकी उनमें थोड़ी समझ बनेगी। तो इस तरीके से परिचय, कहानी आदि करके जो है ये जो है हमारी लेबलिंग पर काम हो सकता है और अनुभव पर काम हो सकता है। प्रिंट से परिचय पर काम होगा, कविता पर होगा, मोटर स्किल पर, मतलब कुछ उन्हें जो है आकृतियां बनाने को दें, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है। तो इस तरीके से इन सब चीजों पर काम कराया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को विद्यालय से
जुड़ाव करना है उनको विद्यालय में सहज करना, क्योंकि इतने दिन से बच्चे आ नहीं रहे हैं। एकदम से हम बच्चे स्कूल में आए और अचानक उनको पढ़ाने लग जाओ तो बच्चे जो है सहज नहीं हो पाएंगे। तो ये शून्य वाली संकल्पना है, ये सिर्फ बच्चों को स्कूल से जोड़ने और सहज करने के लिए है। इसके बाद सप्ताह 1 से 8 तक बताया है 3 पीरियड में काम होना है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर काम करना है। तो अब जो 8 सप्ताह की हमारी कार्य योजना साप्ताहिक बनेगी, तो वो प्रथम कालांश की अलग बनेगी और द्वितीय तृतीय की अलग बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा विकास की साप्ताहिक कार्य योजना 1 से 8 सप्ताह तक जो प्रथम कालांश के लिए रहेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें कलरव 1 और अन्य शिक्षण सामग्री को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये हमारी इस समृद्ध हस्त पुस्तिका में दिया गया है। इसमें देखिए सप्ताह के दिन दिए हैं। ये देखिए प्रथम सप्ताह दिया गया है, दिवस 1, दिवस 2 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिवस 3, दिवस 4, दिवस 5 और दिवस 6। तो इसमें क्या है, दिवस 1 अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत, छोटी स्थानीय कहानियां, मौखिक खेल गतिविधि ये प्रतिदिन होगी। ठीक है। चित्र चार्ट पर चर्चा होगी, कविता पोस्टर, काशीफल, कहानी प्रकार सहज 1 और पाठ 4 पर, चित्र पर चर्चा कलरव 1 और पाठ 2 पर, और कहानी पोस्टर या मेढक का गाना। तो इस तरीके से ये पहले सप्ताह में 6 दिन लगातार इस तरीके से काम होगा। लेकिन द्वितीय सप्ताह से 5 दिन तो काम होगा इन सब चीजों पर, लेकिन जो छठा दिन है वो आकलन और पुनरावृत्ति के लिए दिया गया है। तो यानी जो हमारी 7 सप्ताह की साप्ताहिक कार्य योजना बनेगी उसमें पहला सप्ताह जो है उसमें जो है आकलन और पुनरावृत्ति के लिए कोई दिन डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक प्रतिदिन 1 दिवस जो है आकलन और पुनरावृत्ति के लिए रहेगा। ये तो प्रथम पीरियड की बात हो गई जो 40 मिनट काम होना है। अब जो द्वितीय और तृतीय कालांश डिकोडिंग के लिए दिया गया है उसकी भी साप्ताहिक कार्य योजना आप देख लीजिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। नीचे दी गई तालिका में डिकोडिंग की साप्ताहिक योजना दी गई है। इसे कलरव 1 एवं कार्य पुस्तिका को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें भी वही बात है, पहले सप्ताह में पूरे 6 दिन काम कराया जाएगा, कोई भी आकलन और पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक लगातार 1 दिन आकलन और पुनरावृत्ति के लिए रखा जाएगा कि आपने जो पहले दिन पढ़ाया, दूसरे दिन पढ़ाया, तीसरे दिन काम कराया, वो आखिरी छठे दिन उस पर आकलन एवं पुनरावृत्ति करी जाएगी। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आई। 3 पीरियड काम होना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो पहले पीरियड में 40 मिनट काम होना है मौखिक भाषा विकास पर, उसके लिए साप्ताहिक कार्य योजना दे दी। अब जो है द्वितीय और तृतीय कालांश में जो काम डिकोडिंग के लिए होना है उसकी साप्ताहिक कार्य योजना दे दी। अब इसके बाद दैनिक शिक्षण योजना भी तो बनानी है सप्ताह 1 से 8 तक, जो हमें 3 पीरियड में काम करना है। तो इसमें देखिए शिक्षक को 2 तरीके से शिक्षण कार्य करने हैं इस कार्यक्रम में। पहला तो कई बार बता चुके हैं कि पहला मौखिक भाषा विकास से जुड़े कार्य ये प्रथम कालांश में करने हैं, और डिकोडिंग कौशल पर काम जो है वो हमें द्वितीय और तृतीय कालांश में करने हैं। अब इन तीनों कालांशों में शिक्षक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से कार्य कर पाए, इसके लिए दैनिक शिक्षण योजना तैयार की गई है और आगे एक तालिका के रूप में ये योजना दी गई है। तो अब शिक्षण योजना को सप्ताह के 6 दिन क्रियान्वित किया जाना है, इसलिए इसे सप्ताहवार प्रस्तुत किया गया है। इन शिक्षण योजनाओं को देखिए 2 अलग अलग खानों में दिया गया है, मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग। अब ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही हैं। ये जो है हफ्ते की शिक्षण सामग्री सप्ताह 1 की, पहले आप देखिए सप्ताह 1 की इस हफ्ते की शिक्षण सामग्री है कलरव 1, सहज 1, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा 2020-21 और चित्र चार्ट, कविता और कहानी पोस्टर। 3 पीरियड हैं। तो पहला दिन आप देखिए मौखिक भाषा विकास
कालांश 1 में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत आप 5 से 7 मिनट, चित्र चार्ट पर चर्चा खेत पर करेंगे 25 से 30 मिनट। अब भाग 3 10 मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण वाले पाठ में चित्र पर चर्चा कर चरणबद्ध तरीके से कैसे कार्य करना है इस पर विस्तृत बातचीत की गई है। ये सब दिया गया है इसमें, बस आप समझ लीजिए। पहले कालांश में 5 से 7 मिनट जो है अनुकूल वातावरण बनाने के लिए और फिर 25 से 30 मिनट चित्र चार्ट पर चर्चा होगी। उसी तरीके से प्रथम दिन देखिए कालांश द्वितीय और तृतीय में डिकोडिंग पर काम हो रहा है, तो उसमें देखिए शिक्षक द्वारा बच्चों का समूह बनाकर कहानी की किताबों या सहज एक को देखने व पढ़ने का अभिनय करने और उलटने पलटने के अवसर प्रदान करें। फिर सभी बच्चों के साथ किताबों व चित्रों पर बातचीत करें। तो इसमें देखिए प्रिंट से परिचय के लिए 25 से 30 मिनट, ध्वनि चेतना के लिए 10 से 15 मिनट और लेखन पूर्व अभ्यास के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम दिया गया है। इसी तरीके से ये पूरे सप्ताह की प्रतिदिन का जो है इसमें दिया गया है, किस तरीके से क्या शिक्षण सामग्री, किस तरीके से अनुकूल वातावरण बनाने के लिए टाइम चाहिए। और ये सारा देखिए दिन पहले दिन की दी हुई है, ये देखिए दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और इसके बाद 6 और 7। इस तरीके से ये जो है सारे 8 सप्ताह की जो है कार्य योजनाएं इसमें बनी हुई हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है, कितना समय कालांश 1 में किस बात पर देना है और कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। पेज नंबर सहित सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण भी दिया गया है कि कैसे जो भाषा विकास किया जाए और कैसे कोडिंग जो है बच्चों को सिखाई जाए। तो इसके लिए पता ही है मौखिक भाषा विकास के लिए कविता, पोस्टर, कलरव की कहानियों पर काम होगा, सहज वन पर काम होगा, कलरव के पाठ पर काम होगा, चित्र पर चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न अर्थ निर्माण से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सामान्य चर्चा, कौन क्या कहाँ इत्यादि, बच्चों के अनुभवों को शामिल करना और तर्क, कल्पना, अनुमान आदि के मौके देना। इसके बाद टीचर को इस बात पर भी ध्यान देना है कि जब बच्चे विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तब अगर उच्चारण संबंधी गलतियां हैं तो उनको सुधारने से बचना चाहिए, क्योंकि बातचीत के दौरान अगर उच्चारण को सही करने में बच्चों का ध्यान चला जाता है तो वो बोलने में हिचकने लगते हैं और कक्षा की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम होने लगती है। अब दूसरी बात है ध्वनि चेतना पर काम करने वाली। कक्षा 1 में सबसे जरूरी है ध्वनि चेतना पर काम करना। ध्वनि चेतना पर जितना बेहतर काम होगा बच्चे उतने ही बेहतर तरीके से डिकोडिंग और ब्लेंडिंग की गतिविधियों पर काम कर पाएंगे। तो इसके लिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। पहले तुकान शब्दों पर काम हो, ध्वनि चेतना पर काम के लिए सबसे पहले तुकान शब्दों पर काम हो, वाक्यों में शब्द पहचान पर काम होना है, शब्द में ध्वनि पहचान पर काम होना है, शब्द में पहली ध्वनि की पहचान पर काम करना है। तो इस तरीके से आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात होगी डिकोडिंग पर काम होगा। डिकोडिंग पर काम के लिए कैसे काम किया जाएगा? अक्षर और ध्वनि के संबंध के आधार पर किसी भाषा को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। इस चरण में किसी शब्द के अलग अलग अक्षरों की ध्वनियों को पहचानना, ध्वनियों को आपस में जोड़ना, पूरे शब्द को एक साथ उच्चारित करना और उसका अर्थ समझना आदि प्रक्रियाएं होती हैं। तो डिकोडिंग पर काम करने के लिए हमें वर्ण पहचान पर काम करना पड़ेगा, मात्रा पहचान पर काम करना पड़ेगा, वर्ण अक्षर जोड़कर ब्लेंडिंग शब्द बनाने पर काम करना पड़ेगा, जैसे बा और ला मिला के बाल। तो इस तरीके से ब्लेंडिंग के लिए भी काम करना होगा, शब्द पठन पर काम करना होगा। अब इसमें देखिए आपको स्क्रीन पर एक ये दिखाई दे रही है दैनिक कार्य योजना का एक नमूना। इसमें दिया गया है प्रथम कालांश मौखिक भाषा विकास की दैनिक कार्य योजना का एक नमूना। तो सबसे पहले देखिए मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां और इधर लिखा है गतिविधियों को करने का तरीका। अब देखिए लिखा है कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां, कहानी 5 से 7 मिनट। अब गतिविधियां कराने का तरीका देखिए कछुआ और खरगोश, ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाग 4 पृष्ठ 67 पर। शिक्षक पूरे हाव भाव के साथ कहानी का आदर्श वाचन करे। फिर आप बच्चों से कहानी के आधार पर कुछ सवाल करें, जैसे अगर कछुआ पेड़ के नीचे लटक कर आराम नहीं करता तो कौन जीतता,
खरगोश ने आराम करने की क्यों सोचा, अगर आप खरगोश होते तो क्या करते। तो इस तरीके से उनसे क्वेश्चन, किसी भी तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर चित्र पर चर्चा 25 से 30 मिनट, ये मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों में है। अब चित्र पर कैसे चर्चा, चित्र चार्ट से संबंधित सरल सवाल पूछें, जैसे इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, इस चित्र में कितने लोग हैं, आपको क्या लगता है ये कहाँ का चित्र होगा, खेत में क्या उगा है, क्या आपने खेत देखा है, कहाँ देखा है। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा करें और इस चर्चा में उनके अनुभवों को शामिल करने के साथ साथ तर्क और कल्पना करने के लिए कुछ प्रश्न करें। ये सुबह, दोपहर या शाम का चित्र है, कैसे आपको पता चला, पेड़ के नीचे बैठा बच्चा क्या सोच रहा है। इस तरीके से गतिविधियां, इस गतिविधि द्वारा शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कक्षा में अपनी बात रखने के पर्याप्त मौके मिले हैं। चित्र चार्ट या कलरव एक के चित्रों पर काम करने से पहले शिक्षक चित्र से संबंधित ऐसे प्रश्नों की एक सूची बना ले जिससे बच्चों को तर्क, कल्पना और अपने अनुभव साझा करने के मौके मिले। अब देखिए, ये पूरी बात हो गई। 8 सप्ताह की कार्य योजना कैसे क्रियान्वित करना है, शून्य सप्ताह की क्या परिकल्पना है, सब कुछ डिसाइड हो गया। 3 हमारे पास पीरियड हैं, 3 पीरियड पे कैसे काम करना है। पहले पे मौखिक भाषा विकास पे काम करना है, दूसरे और तीसरे पर क्या करना है, डिकोडिंग पर काम होना है। उनकी सबकी सप्ताहवार और दैनिक योजनाओं के बारे में सब कुछ बात पता हो गई। अब लास्ट में बात आती है साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति की। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, बस इस मॉड्यूल में इतना ही दिया गया है। तो समझिए, जैसे आकलन कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आकलन ही वो प्रक्रिया है जिससे एक तरफ शिक्षक को ये पता चलता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा कक्ष में कितना सीख पा रहे हैं और अपनाई जा रही शिक्षण प्रक्रिया कितनी कारगर है। तो अब क्या है, अब नीचे देखिए एक तालिका, इसमें जो है साप्ताहिक आकलन के लिए एक तालिका दी है। देखिए, पहले सप्ताह में तो आकलन होना नहीं है, दूसरे सप्ताह से आकलन स्टार्ट होगा। तो सप्ताह 2 से प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन अनौपचारिक रूप से आकलन किया जाना प्रस्तावित है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य भी इसी आकलन पर आधारित होगा और इसी दिन करवाया जाना प्रस्तावित है। इस आकलन का मुख्य उद्देश्य कि अभी तक बच्चों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु को जानना और उन बच्चों की पहचान करना जो उस विषय वस्तु के लिए निर्धारित दक्षताएं हासिल नहीं कर पाए हैं। तो अब देखिए कैसे करना है मौखिक भाषा विकास पर और डिकोडिंग पर। तो शून्य सप्ताह में कोई आकलन नहीं, प्रथम सप्ताह में कोई आकलन नहीं। इसके बाद देखिए द्वितीय सप्ताह से ये आकलन स्टार्ट होगा और ये आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरे सप्ताह का देख लीजिए, इसी तरीके से आगे भी इसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो पहले सप्ताह में देखिए सप्ताह के अनुसार बच्चों को चित्र चार्ट दिखाएं जो रिकमेंडेड हैं उस सप्ताह के लिए। ये सब दिया हुआ है कि किस सप्ताह किस चीज पर काम होना है, कौन सा चार्ट दिखाना है। तो सप्ताह के अनुसार बच्चों को चित्र चार्ट दिखाएं और चार्ट में दिख रहे विभिन्न चीजों और चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलने को कहें। और निर्धारित सप्ताह के चित्र चार्ट के साथ ही शिक्षक पिछले सप्ताह के चित्र चार्ट को भी आकलन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अब डिकोडिंग में देखिए आ ई उ वर्णों की पहचान के आकलन पर काम होगा। इन वर्णों को पेपर में लिखें व बच्चों को एक एक कर अपने पास बुलाकर उसका उच्चारण करने को कहें। इन वर्णों से बनाने वाले कुल 10-12 शब्दों को एक पेपर में लिखें और बच्चों को बारी बारी से बुलाकर उनके पहले अक्षर की पहचान करने को कहें। उदाहरण, जैसे अगर आपको पहचान करानी तो लिखिए अगर, उतना, आदर, ऊपर, इसलिए, अनाज, ईख, उसका, ईटानगर, आदर, ईश्वर, इसका। इस तरीके से आप शब्द लिखिए और सभी बच्चों को अपनी कॉपी निकालने के लिए कहिए और इन वर्णों का क्रम रहित तरीके से उच्चारण करें। मतलब क्रम रहित तरीके से बच्चों को इन वर्णों को अपनी कॉपी में लिखने को कहें और जांच लें। इस 3 तरह से आकलन के बाद आप ये तय कर लें कि किन बच्चों को सबसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। जो अभी भी वर्ण नहीं पहचान पा रहे हैं उनके साथ फिर से इनके पहचान पर व्यवस्थित रूप से काम करना है। इसी तरीके से क ख ग घ पर जब काम होना है तो उस पर भी आकलन पर काम होगा। अब इन वर्णों अक्षरों को जो है
वर्णों और मात्राओं को जोड़ से बने, फिर एक पेपर पे लिख लें और बच्चों को एक एक कर बुलाकर इसका उच्चारण करने को कहें। अब इन वर्णों अक्षरों से बनने वाले कुल 10-15 शब्दों को एक पेपर पर लिखें और बच्चों को बारी बारी से बुलाकर इनके पहले अक्षर की पहचान करने को कहें। ये अक्षर शब्द से पहले या अंत में आने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा, गागर, पंख, घास। ये जो है पिछले सप्ताह के वर्णों को भी आकलन में आप सम्मिलित कर सकते हैं। सभी बच्चों को अपनी कॉपी निकालने को कहें और इन वर्णों अक्षरों का क्रम रहित तरीके से उच्चारण करें। बच्चों को इन वर्णों को अपनी कॉपी में लिखने को कहें। इन 3 तरह के आकलन के बाद आप ये तय कर लें कि किन बच्चों को सबसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। जो अभी भी वर्ण अक्षर नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके साथ फिर से इनकी पहचान पर व्यवस्थित रूप से काम करें। इसी तरीके से चौथे सप्ताह, 5वें सप्ताह और 8वें सप्ताह तक हमें काम करना है। फिर पुनरावृत्ति पर काम होगा। तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर नियमित रूप से काम किया जाना है। हर सप्ताह में छठे दिन पुनरावृत्ति का काम बेहद जरूरी है। पुनरावृत्ति से संबंधित कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को यह तय कर लेना आवश्यक है कि वे किन बच्चों के साथ काम करेंगे। अलग अलग कारणों से कुछ बच्चे अपने सहपाठियों की अपेक्षा पढ़ने लिखने में पीछे छूट जाते हैं। तो पुनरावृत्ति का उद्देश्य ये है कि इन बच्चों के साथ एक व्यवस्थित योजना के आधार पर काम किया जाना चाहिए, जिससे कि इन्हें पढ़ने लिखने में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके। जब शिक्षक पीछे छूटे हुए बच्चों के साथ काम कर रहे हों, तब बाकी बच्चों को स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका में अभ्यास जैसी गतिविधियां देनी चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे का समय नष्ट ना हो एवं शिक्षक को भी छोटे समूह में कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। साप्ताहिक पुनरावृत्ति के दौरान 2 अलग अलग समूह के साथ काम करने की प्रक्रिया एक डायग्राम के माध्यम से देखिए इसमें दिखाई गई है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आकलन में देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। विषय वस्तु की पहचान, जिन पर कक्षा में दोबारा काम करना है, और दूसरा देखिए उन बच्चों की पहचान जिनके साथ अलग से काम करने की आवश्यकता है। फिर जिन कक्षा में दोबारा जिनका काम करना है, उसमें भी देखिए 2 तरीके के वैसे वर्ण अक्षर जिन पर सबके साथ काम करने की आवश्यकता है, और एक वैसे वर्ण अक्षर जिनके साथ छोटे समूह में बच्चों के साथ काम करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से दूसरे में वैसे बच्चे जो अपेक्षित वर्ण मात्रा पहचान चुके हैं, इन्हें स्वतंत्र कार्य देना, और वैसे बच्चे जो अपेक्षित वर्ण मात्रा पहचान नहीं कर पाए हैं, तो इन बच्चों के साथ अलग से काम करना। तो साथियों, कक्षा 1 समर्थ हस्त पुस्तिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी प्रकार की इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।